Good morning friends, a very warm welcome to all of you in our new session of Digital Gurukul। नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं फिजिक्स का जो है टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट जो है एग्जामिनेशन से कलेक्ट किए गए हैं, इसलिए ये आपके आने वाले एग्जामिनेशन आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप लोग इसे अंत तक जरूर देखें, आप लोगों को आई होप बहुत ही आसानी होगी। इसे मैं एक बार में कवर नहीं करूंगा, 2-3 सेक्शन में डिवाइड करके कवर करूंगा, अदरवाइज जो है वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाता है, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए दोस्तों, आप लोग इट्सल्फ फील कीजिएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा। फिजिक्स में ये 100 क्वेश्चन कर लीजिए, एटलीस्ट आप लोग को ये डर नहीं रहेगा कि फिजिक्स में आप लोगों को कोई परेशानी होगी। एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे गए हैं ये सारे सवाल और इससे रिलेटेड सवाल जो है वो सब भी मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों को। और शुरू करने से पहले दोस्तों एक चीज में बहुत सारे मेरे दोस्त कहते हैं कि सर मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आता है, मुझे बहुत परेशानी होती है फिजिक्स अंडरस्टैंड करने में और मैथमेटिक्स अंडरस्टैंड करने में। तो एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, दुनिया की सबसे इजी कोई सब्जेक्ट है तो वो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। या दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग कोई सब्जेक्ट है तो वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही है। और दुनिया की सबसे टफ अगर कोई सब्जेक्ट है तो वो इटसेल्फ में अगेन फिजिक्स और मैथमेटिक्स ही है। क्योंकि अगर आप इसे समझेंगे ठीक से, इसे अंडरस्टैंड करेंगे तो ये आपके गुलाम बन जाएंगे। ऐसे हैं, ठीक है, आपको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगी कोई चीज में। पर अगर आप इसे रटने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अगर आप इसमें अपना दिमाग ज्यादा लगाइएगा कि मैं रट जाऊंगा सारी चीजें, तो ये कभी आपके पल्ले जिंदगी में नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोग तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स में एक्चुअली क्या कहना चाहता है। आप अलोंग विद समझने की कोशिश कीजिए चीजों को, आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को कितना हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है द टेम्परेचर एट विच द रीडिंग ऑफ बोथ फ़ारेनहाइट स्केल एंड सेल्सियस स्केल आर सेम। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि टेम्परेचर मेजर करने के लिए दो टाइप के स्केल्स होते हैं, नॉर्मली जो स्केल होते हैं। एक तो हम लोग यूज करते हैं वो है सेल्सियस स्केल और एक स्केल जो यूज करते हैं वो फ़ारेनहाइट स्केल। और इसके बारे में बता दूं मैं, जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस आप लोगों को पता होगा कन्वर्जन करने का फॉर्मूला क्या होता है। फ़ारेनहाइट इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 9/5, ठीक है, सी मतलब यहाँ सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो पुट कीजिएगा प्लस 32। ये याद रखिएगा दोस्तों, डायरेक्टली भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो फ़ारेनहाइट के यहाँ टेम्परेचर आप डालिएगा, एफ इक्वल टू केल्विन में डाला जाता है फ़ारेनहाइट, और ये डिग्री सेल्सियस में सेल्सियस को डाला जाता है। तो फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सी प्लस 32। तो आप लोग एक काम कीजिए, फ़ारेनहाइट की जगह पे पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पे जो है फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस स्केल दोनों सेम होगा। तो ये जो है आप सेल्सियस की जगह पे आप 9/5 सॉरी यहाँ पे -40 डाल दीजिए, यहाँ पे -40 डालिए और सॉल्व कीजिए। एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है वो जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे जो है -40 डिग्री सेल्सियस पे दोनों सेम होता है। तो आप लोग पूछिएगा कि सर कैसे पता चला -40 डिग्री पे सेम होता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, -40 डिग्री डालिए यहाँ पे, उसके बाद सॉल्व कीजिए। यहाँ सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आप लोग को देखिए क्या मिलेगा। यहाँ सॉल्व करते हैं तो क्या मिल रहा है आपको, देखिए यहाँ -72 आई थिंक मिल रहा है, ठीक है, प्लस 32, ठीक है। तो क्या गया दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देखिए अगेन -40, ठीक है। तो यहाँ आप लोगों ने क्या डाला था, सेल्सियस की जगह पर -40, फ़ारेनहाइट में अगेन कितना हो गया -40। तो सही आंसर क्या होगा -40। ओह सॉरी ये गलत है, ठीक है, यहाँ क्या होगा -40 आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो किस टेम्परेचर पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट सेम होता है, तो -40। कन्वर्सन करने के लिए आएगा तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट F इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। C इक्वल टू सेल्सियस होता है, F और फ़ारेनहाइट होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, Why white clothes are cooler as compared to the black clothes। मतलब जो व्हाइट कपड़े होते हैं वो ज़्यादा ठंड लगती है, मतलब ठंडा एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लोथ्स। आप लोग गर्म कपड़े मतलब जब ब्लैक क्लोथ्स पहनते हैं इसलिए बोला जाता है कि जब गर्मी के दिनों में जो है हम लोगों को जो है व्हाइट कपड़े पहनना चाहिए और सर्दियों के दिनों में जो है वो ब्लैक कपड़े पहनना चाहिए। तो क्यों ऐसा कहा गया है, ऑप्शन है दे ऑब्जर्व सोल ऑफ द लाइट, दे रिफ्लेक्ट सोल ऑफ द लाइट, the penetration of the light does not occur or makes the sunlight completely cool। तो सही आंसर जो है इसे जानने से पहले आपको इसके पीछे के रीजन जानना जरूरी है दोस्तों। क्या कारण है, आपको पता होगा जो ब्लैक होते हैं वो ब्लैक कलर को क्या कहा जाता है, गुड एब्जॉर्बर, ठीक है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, इसीलिए ब्लैक कलर को गुड एब्जॉर्बर कहा गया है। और व्हाइट जो होता है उसे गुड रिफ्लेक्टर कहा गया है, ठीक है।
व्हाइट जो कलर होता है वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, और ब्लैक कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ क्या होगा, द रिफ्लेक्ट्स द होल लाइट। व्हाइट कलर क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है होल लाइट को, इसीलिए जो है व्हाइट क्लॉथ जो है कूलर होता है एज कम्पेयर टू ब्लैक क्लॉथ, आई थिंक। ठीक है, अब इसके ऑपोजिट अगर दे दिया होगा कि वाई जो है ब्लैक क्लोथ्स आर हॉटर एज कम्पेयर टू द व्हाइट क्लोथ, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी। ब्लैक कलर में एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी होता है और व्हाइट में होता है वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइस इज पैक्ड इन ए सॉडस्ट। सॉडस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है, जो लकड़ी के बुरादा जो होता है उसको सॉडस्ट कहते हैं। जब लकड़ी काटने के बाद जो उसके टुकड़े छोटे छोटे जो बुरादे होते हैं, टुकड़े होते हैं, उसे सॉडस्ट कहते हैं। तो आइस इज पैक्ड इन ए सॉडस्ट बिकॉज सॉडस्ट जो होता है डज नॉट स्टिक इन द आइस, सॉडस्ट विल गेट मेल्ट इजिली, और सॉडस्ट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट और सॉडस्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पूछा जा रहा है कि आइस को आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ को रखने के लिए, ठीक है, उसके चारों ओर जो है सॉडस्ट दे दिया जाता है। ठीक है, लकड़ी का बुरादा दे दिया जाता है, या तो धान की भूसी जो है वो चीजें दे दी जाती हैं। तो यहाँ पे सॉडस्ट के बारे में दिया गया है, इसकी जगह ये हस्ट भी कह सकते, इसकी जगह हस्क भी कह सकते थे, ठीक है, पर वो नहीं, ठीक है, राइस हस्क भी कह सकते थे, वो नहीं, वहाँ सॉडस्ट पूछा गया, एक ही चीज है। तो पूछा गया है कि आइस जो है उसे सॉडस्ट में क्यों जो रखा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा सॉडस्ट जो है वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हीट को बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसीलिए सॉडस्ट से क्या होता है, अगर आइस है यहाँ पे, आइस के चारों ओर अगर सॉडस्ट लगा दिया जाए तो क्या होगा, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, इसलिए हीट को क्या होगा, वो ट्रांसमिट करने नहीं देगा, बाहर जाने नहीं देगा, और बाहर की हीट को क्या हुआ, अंदर आने नहीं देगा। जिसके कारण क्या है, आइस जो है इजिली मेल्ट नहीं होगा, इसलिए आइस को मेल्टिंग से बचाने के लिए इसके चारों ओर सॉडस्ट लगा दिया जाता है। कारण यही है मेनली इसका, जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, डज नॉट कंडक्ट हीट। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, किस कारण से सॉडस्ट का होता है, आप लोग एक्सेल में बता सकते हैं कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन देखिए, सही आंसर होगा सॉडस्ट इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दोस्तों वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के बारे में। अर्थ इज ए, आप लोग आई होप देख पा रहे होंगे, अर्थ इज ए गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट, बैड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, और बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट। इससे पूछा गया है कि अर्थ की प्रॉपर्टी जो कैसी होती है, अर्थ का जो प्रॉपर्टी कैसा होता है, वो रिफ्लेक्टर होता है, गुड एब्जॉर्बर होता है, या दोनों ही होता है, या दोनों ही नहीं होता है। तो मैं बता दूं, अर्थ का जो एग्जैक्ट प्रॉपर्टी होता है वो बैड एब्जॉर्बर होता है और बैड रिफ्लेक्टर होता है। मतलब एब्जॉर्ब भी कंप्लीटली नहीं करता है और रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है, ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है अर्थ की। मतलब बैड ऑब्जर्वर भी होता है और बैड रिफ्लेक्टर भी होता है, दोनों ही बैड। बहुत सारे बच्चे बैड ऑब्जर्वर तो करते हैं पर गुड जो है रिफ्लेक्टर कर देते हैं, ये गलत होगा आप लोगों का, दोनों ही बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रिफ्लेक्टर होगा। सही आंसर जो होगा उसका डी होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर, बैड ऑब्जर्वर एंड बैड रेडिएटर। हाँ तो चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे एच द्वारा डिनोट किया जाता है, कंटेन्स द डायमेंशन ऑफ, मतलब पूछ रहा है कि जो प्लैंक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है उसका सेम डायमेंशन कौन से यूनिट का होता है, लीनियर मोशन का, एंगुलर मोमेंटम का, फोर्स का, या एनर्जी का। तो दोस्तों इसे प्रोसीड करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि आप लोगों को पता होगा प्लैंक्स कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है। प्लैंक्स कांस्टेंट जो एनर्जी ट्रांसफर होती है जो प्रोटॉन्स की, उसके लिए कांस्टेंट होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स कांस्टेंट मापने के लिए, इसको प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला जानना जरूरी है। प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू आप लोगों को पता होगा दोस्तों क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट इक्वल टू एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। और एनर्जी का जो होता है वो डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी को एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, एनर्जी को एम एल स्क्वायर टी माइनस टू से डिनोट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या है, रिवर्स ऑफ क्या है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टी होता है। ठीक है, तो रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड है तो कैसे करते हैं, 1/t, इसको लिख सकते हैं रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड 1/t, मतलब t माइनस 1, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू बाई टी माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, आप लोगों को पता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। और आपको पता होगा ये जो है यूनिट किसका है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1, ये एंगुलर मोमेंटम का यूनिट है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम आप लोगों को पता है क्या होगा दोस्तों, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ जो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी का, तो मोमेंट ये होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, और एक बार बता दो, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो एंगुलर मोमेंटम।
अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो है इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन इन कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप गेट बर्स्टेड। मतलब जो पता होगा आप लोगों ने सुना होगा कि कोल्ड कंट्रीज जो होते हैं जहाँ पे बर्फ जमती है, बर्फ पड़ती है, उस जगह पे क्या होता है, जो पाइप फ्लो होते हैं, वाटर के जो पाइप होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि किस कारण से ब्रस्ट होते हैं। तो इसका सही कारण मैं बता दूं क्यों ब्रस्ट होते हैं। जो पानी के पाइप्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं, ठीक है, तो वाटर यहाँ से फ्लो कर रही है, ठीक है, और बाहर का टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है तो क्या होगा, इसमें जो वाटर है वो क्या हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, वाटर कन्वर्ट होने शुरू हो जाता है किस पे, आइस में। ठीक है, और आप लोगों को पता होगा वाटर जब आइस में कन्वर्ट होने लगता है तो क्या होगा, ये जो अंदर जो वाटर है इसका वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है। जब वाटर कन्वर्ट होने लगा आइस में तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा। तो इसके थ्रू जो वाटर फ्लो कर रहे हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, इसको जगह नहीं मिलेगा यहाँ पार होने के लिए, और ये क्या होगा, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। और एक्सपेंड करने की कोशिश जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज करेगा ये क्या करेगा, ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए यहाँ से ये पाइप को ब्रस्ट कर देगा। तो सही आंसर यही है, क्या है, इसके जो होता है वॉल्यूम इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ साथ, इसीलिए जो होता है ब्रस्ट हो जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द वाटर एक्सपेंड जो होता है ऑन फ्रीजिंग वाटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज विद अल्टीट्यूड। मतलब हाइट जो बढ़ने के साथ, एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, हाइट बढ़ने के साथ पूछ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्यों डिक्रीज होने लगता है। तो आपको पता होगा जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है दोस्तों, प्रेशर जो होता है, प्रेशर जो वेपर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज होने लगता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो याद रखिएगा हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज होता है, और प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। और प्रेशर डिक्रीज होने के साथ बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है अगर पूछा जाए, थोड़ा सा मैं बता दूं क्या होता है, उसको वेपर प्रेशर जो होता है बहुत जल्दी जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसी कारण जो होता है बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होने लगता है प्रेशर डिक्रीज होने के साथ साथ। तो हाइट बढ़ने के साथ साथ प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इसी कारण से जो होता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a piece of stone is immersed in water, a displaced water equal to, जब एक पत्थर को हम लोग क्या करेंगे, वाटर में डुबाएंगे, छोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, उसका वाटर का जो क्या होगा, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। जितना वाटर जो है जब डुबाएंगे यहाँ पे कोई स्टोन, ठीक है, तो ये जगह लेगी स्टोन, तो वो जो स्टोन जगह लेगी वो किसकी इक्वल टू होगी, उसके डेंसिटी के इक्वल टू, वाटर के डेंसिटी के इक्वल टू, वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल टू, वाटर के मास के इक्वल टू, और वाटर के वॉल्यूम के इक्वल टू। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पत्थर डुबाते हैं, ठीक है, तो ये पत्थर की सर्टेन वॉल्यूम होगा, वो जो वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम वहां वाटर में वो ले लेगा, तो वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज नॉर्मली रिलेटेड टू, मतलब किसको रिलेट्स करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आप लोगों को पता होगा थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो कहता है जो है कि एनर्जी जो है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड nor be destroyed, it can only transform from one form of energy to another form of energy। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी हमेशा कंजर्व रहता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन द टू सिस्टम डिपेंड्स अपॉन। मतलब दो अगर सिस्टम है, सपोज कीजिए दो सिस्टम है, मतलब दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, तो हीट जो है अगर इसे दोनों को ज्वाइन किया जाए तो हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। सारे क्वेश्चन जो है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को ये सब ध्यान से देखिए और जरूर से जरूर इसे प्रैक्टिस। तो मैं बता दूं, अगर दो बॉडी है, सपोज कीजिए आपको मैं बता दूं कि अगर ये हीट है, ठीक है, जहां आग जल रही है, आग आप उसमें अगर रॉड डालेंगे तो हीट किधर फ्लो करेगी, रॉड से इसकी तरफ तो हीट जाएगी नहीं, कहां से जाएगी, आग जहां से है वहां से धीरे धीरे आपको जो है, आपको खुद रॉड को अगर पकड़ के रखेंगे आप, तो आपको धीरे धीरे हीट महसूस होने लगेगी। तो इससे ये प्रतीत होता है कि हीट कहां से फ्लो होता है, हीट जो हमेशा हाइयर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर में बॉडी में फ्लो होता है। हमेशा जब भी दिमाग में कंफ्यूजन होगा, याद रखिएगा
आग में अगर आप कोई रॉड डालते हैं, कोई चीज डालते हैं, तो धीरे धीरे आपको हीट महसूस होता है। मतलब हाईयर टेम्परेचर कौन सा है, आग है। लोअर टेम्परेचर कौन है, आपका हाथ है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो हो रहा है। तो हीट हमेशा जो है हाईयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होता है। तो हीट जो है हमेशा याद रखिएगा प्रॉपर्टी है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंडिविजुअल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी के ऊपर, और सेकंड जो है डिपेंड करेगा कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर का डिफरेंस कौन सा है। मतलब ये दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है और इंडिविजुअल बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसके ऊपर ही जो है वो हीट डिपेंड करता है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा, देयर इंडिविजुअल टेम्परेचर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट से आगे, तो कितना इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बार बार पूछी गई है, ठीक है। प्लैंक्स कांस्टेंट शायद पूछ रहा है यूनिट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। अभी तक तो मैंने पिछली बार देखा कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा होता है। अब पूछा जा रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट कौन सी होती है। तो यूनिट जानने के लिए अगेन जैसे मैंने बताया, प्लैंक्स कांस्टेंट H इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, H इक्वल टू एनर्जी अपॉन क्या होता है, मैंने बताया, बताइए, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होता है यूनिट, जो आप लोगों को पता होगा, एनर्जी को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जूल से, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिनोट करते हैं किससे, जो है टाइम पर सेकंड जो होता है उससे डिनोट करते हैं, क्योंकि 1/t होता है, ठीक है। तो जूल पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पर सेकंड से डिनोट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 1/s है, टाइम है सेकंड, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ जूल सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, जूल सेकंड, कोई परेशानी नहीं है। हमेशा याद रखिएगा प्लैंक कांस्टेंट H इक्वल टू जो होता है E अपॉन F इक्वल एनर्जी F अपॉन फ्रीक्वेंसी। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, H का जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट का कितना होता है, मतलब वैल्यू कितना होता है। तो हमेशा याद रखिएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड, ठीक है। और एक बात बता दो, और बार बार बहुत बार पूछा जाता है, इसका एक और यूनिट होता है H इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सेम। यहाँ जूल पर सेकंड की जगह इसको और एक बार क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन में बहुत बार पूछा जाता है, जूल पर सेकंड को कन्वर्ट में क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड, ठीक है। इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो सेम ही आएगा, जूल को अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड में हम लोग लिख सकते हैं। तो बहुत बार पूछा जाता है कि जूल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल सेकंड को क्या लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर kg पर सेकंड, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर मतलब जो नॉर्मल वाटर जो होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, कितने टेम्परेचर पे वो फ्रीज कर जाता है। तो ये आपको पता होगा सबको, जो कितने फ्रीज कर जाता है सबको पता होगा दोस्तों, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है फ्रीज कर जाता है, जम जाता है। और एक चीज इससे रिलेटेड बता दो, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि, और क्या बता दो, हाँ, हेवी वाटर का जो होता है, हेवी वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तो होता है फ्रेश वाटर का। यहाँ पे अगर इसके जगह पे हैवी वाटर लिख दिए तो उसका चेंज होकर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हैवी वाटर का 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। और क्या पूछा जाता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो पता ही होगा आपको क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज पूछा जाता है, मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है किस टेम्परेचर में होता है, ठीक है। मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है, ठीक है, वाटर का मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर में होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होता है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम डेंसिटी कितने पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। फ्रेश वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, हैवी वाटर की एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है कि उसका जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। तो 3.8 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। बाकी वाटर का जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम वॉल्यूम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, कि सोल्डरिंग ऑफ द टू मेटल इज पॉसिबल ड्यू टू द प्रॉपर्टी। आपको पता होगा सोल्डरिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं भी जो छोटे छोटे चिप्स होते हैं, जो आईसी होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, मतलब टीवी के पीछे जब खोलिएगा या कोई भी सर्किट खोलिएगा तो देखिएगा छोटे छोटे उसके द्वारा कनेक्ट किए जाते हैं सारी चीज़ों को, जितने भी आईसी में जितने भी मटेरियल होते हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं, उसको कनेक्ट करने के लिए सोल्डरिंग किया जाता है, हीट किया जाता है, रांगा जिसे कहते हैं, टच किया जाता है तार उससे। तो पूछा जाता है सोल्डरिंग ऑफ द टू मेटल इज पॉसिबल, किसके द्वारा, किस कारण से सोल्डरिंग ऑफ द टू मेटल पॉसिबल होता है। तो आपको पता होगा, जब हीट जो होते हैं, हीट दिया जाता है तो मेल्टिंग पॉइंट जब पहुंच जाता है हम लोग का सोल्डरिंग का, तो मेल्टिंग पॉइंट पहुंच जाने से क्या होता है, सोल्डर जो होता है पिघलना स्टार्ट हो जाता है। पिघलने के बाद क्या होता है कि कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, वो सोल्डर जो होता है वो बहुत पतला होता है। वो कैपिलरी एक्शन के कारण क्या होता है, वो जो मटेरियल है उसके अंदर घुस जाता है।
उसके जो क्रैक होते हैं, जो गैप होते हैं, उसके जो है घुस जाता है अंदर में, और घुस के क्या हो जाता है, वो सेट हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? सेट होने के कारण क्या होता है? कोहेजन, मतलब डेंसिटी हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? कोहेजन, कोहेजन के कारण होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेक फ्रिज इन कोल्ड कंट्रीज इन विंटर लिव्स द वाटर अंडरनेथ। अंडरनेथ का मतलब क्या होता है? नीचे, जस्ट उसके नीचे। मतलब क्या होता है, कोल्ड कंट्रीज में आप लोगों ने देखा होगा ऊपर बर्फ जम जाती है, ठीक है, लेक में, लेकिन उसके नीचे जो है पानी जो होता है रहता है। तो पूछ रहा है कि क्यों नीचे पानी रहता है और ऊपर क्यों बर्फ जम जाता है, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता होगा वाटर कब जमता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाता है। तो टॉप सरफेस जो होता है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है, लेकिन उसके नीचे जो होते हैं वो कुछ 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है टेम्परेचर। अप्रोक्सीमेटली इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस तक जो होता है वो जो होता है, जो मैक्सिमम वॉल्यूम जिस पे होती है, मैक्सिमम डेंसिटी जो होता है, इस टेम्परेचर पे जो होता है, जो वाटर जो होता है वो लिक्विड के स्टेट में होता है, ना कि होता है सॉलिड। तो इसी कारण से जो लेक के नीचे जो होता है सरफेस, वहाँ पे वाटर रहता है, जबकि ऊपर वाले सरफेस में जो होता है वो जम जाता है और वहाँ पे सॉलिड फॉर्मेशन होकर आइस हो जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4 डिग्री सेल्सियस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है रेफ्रिजरेटर प्रोटेक्ट्स द फूड फ्रॉम कंटामिनेशन। कंटामिनेशन मतलब होता है खराब होने से। तो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, हम लोग घर में जो फ्रिज यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर उसे ही कहते हैं, वो जो होता है फूड को खराब होने से रोकता है। किस कारण से जो होते हैं फ्रिज में खराब नहीं होते हैं फूड, पूछा जा रहा है। तो आप लोगों को पता होगा रेफ्रिजरेटर में जो हम लोग रखते हैं, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो होता है बाहर के टेम्परेचर से बहुत कम होता है। इसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली जो होता है 1.6 डिग्री सेल्सियस होता है। सो 1.6 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली होता है। इतने कम टेम्परेचर में जो होते हैं बैक्टीरिया जो है, जिसके कारण से फूड खराब होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो है वो ग्रो नहीं कर पाता है, बैक्टीरिया इस टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो इतने कम टेम्परेचर पे जो होता है फूड हम लोगों का सेफ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एट लो टेम्परेचर बैक्टीरिया एंड फंगस बिकम नॉन रिएक्टिव। इसी कारण से क्या होता है, लो टेम्परेचर में नॉन रिएक्टिव होता है, इसके कारण से फूड जो होता है हम लोगों का सेफ रहता है। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट सेशन था, मैं आगे भी इसका जो है अपलोड करता रहूंगा। दोस्तों मेरे से जुड़े रहिए, और दोस्तों जरूर से जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों आपकी लाइक और सब्सक्राइब मुझे मेहनत करने के लिए प्रोत्साहन देती है, और नई नई वीडियो लाने के लिए मुझे इनकरेज करती है। आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, झारखंड की हो, जो भी हो, जीएसएससी की हो, जीएसएससी एसआई की हो, जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं आगे भी